हाँ, तो आज हम वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ था इस पे। ठीक है, तो कल रात में हम लोग मतलब इसको मान लिए थे एक। ठीक है, इसको थोड़ा सा 2 मिनट इस पे हम स्पेंड करेंगे, ठीक है, अभी इस सिलेंडर वाले पे। ठीक है, ठीक। 2 मिनट बस। ठीक है, तो हम्म। क्वेश्चन क्या था कि इससे पहले जो अभी हम लोग देख रहे थे थिंग्स टू रिमेंबर में, कि वो ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम्म। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका तुमको कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हम्म। उस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को जैसे रेडियस है, ठीक है, सॉरी डिस्क है या फिर सिलेंडर है, जी। ठीक है, हम्म। उसका मास अगर m है, ठीक है, तो या अगर ये डिस्क है इसका मास m है, या फिर अगर ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इसका मास मास m है, हॉलो सिलेंडर है इसका मास m है, जो भी है, अगर हम्म। इसी को हम लोग तो इसका कितना हाफ एम आर स्क्वायर होता है, अगर ये आर रेडियस है, इसका भी आर अगर जी। रेडियस है तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जी। ये चीज़ पता है। अब क्या है कि अब ये हम्म। बोल रहा है कि अगर मान लो इस सिलेंडर का या इस ऑब्जेक्ट का एक सिमेट्रिकल कटिंग करके, और ये अच्छा ये हाफ एम आर स्क्वायर इसके अलोंग जी। होता है, ये रेडियस मतलब सॉरी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। ठीक है, तो ये हम्म। कहता है कि अगर एक सेकंड, ठीक है, तो ये कहता है कि इस एक्सिस के अलोंग जो भी इसका हम्म। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब हम्म। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का हम एक सिमेट्रिकल कटिंग किए, ठीक है, तो जी। इस इस डिस्क का सिमेट्रिकल कटिंग क्या होगा, जैसे अगर ये डिस्क है, ठीक है, ये ऐसे आर्क। है, तो ये एक आर्क है, इसका ये हम्म। सिमेट्रिकल कटिंग आर्क है। ठीक है, ये जी। हम कर लिए। ठीक है, इस सिलेंडर का सिमेट्रिकल कटिंग क्या होगा, एक पाई होगा, जैसे केक पाई कटिंग होगा, करते हाँ। हो, तो एक पाई टाइप का हाँ। होगा जो ऐसा कुछ होगा। जी। ठीक है, और ये पूरा ऊपर तक होगा। ठीक है, हम्म। ऐसा ही होगा ना, जी। ये कुछ ऐसा होगा कि ऐसा कटिंग होगा इसका कुछ, हम्म। समझ में आया। ठीक है, जी। अब क्या है कि अगर हम इसको या तो इसमें सिलेंडर में ये कट कर ले या डिस्क में ये कट कर ले, और अभी क्या था, पहले पूरे डिस्क का या पूरे सिलेंडर का मास m था, हम बोल रहे हैं कि सिर्फ इसका मास जो है m हो जाए, सिर्फ ये कटिंग जो है जी। ना सिर्फ इतने ही का मास m हो जाए, तो हम्म। जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ठीक है, हाफ एम आर स्क्वायर, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का भी एम आर स्क्वायर था तो वही होगा। अगर इसका 2m हो जाए तो हाफ इंटू 2m r स्क्वायर हो जाएगा, हम्म। मतलब बेसिकली हाँ। फॉर्मूला वही रह जाएगा, सिर्फ इसका मास रिप्लेस हो जाएगा, मतलब हाँ, मास बात समझ उतना रहे ही हो, का। अगर जी। इसका मास कुछ भी है, अगर स्मॉल m है तो हाफ स्मॉल एम आर स्क्वायर, हम्म। मतलब तुम देख रहे हो जो डिस्क का है वही इसका भी है, जो डिस्क का मास है वो यहाँ पे आ रहा है, इसमें जो इसका मास है वो जी। यहाँ पे आ रहा है, बाकी फॉर्मूला सेम रह जा रहा है। ये कैसे होता है, हम्म। ठीक है, तो इसका दो तरीका है देखने का। ठीक है, जी। पहला तरीका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है मेरा ये जो भी कटिंग है ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। हम्म। सिमेट्रिकल का मतलब है कि ये कटिंग तो बिल्कुल छोटा सा नहीं होगा, ठीक है, ये कटिंग एक मान लेते हैं हाँ। डेल्टा कोई एक कटिंग है, ठीक है, तो सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर हम बहुत छोटा सा, हम अगर डिस्क पे बात करें तो एक बहुत छोटा सा हम अगर एरिया ले लेते हैं, सिमेट्रिकल हम्म। एरिया, और अगर उसी एरिया को जोड़ते जाते हैं तो मेरा ये कटिंग बन जाएगा। ठीक है, जी। और उसी एरिया को और जोड़ते जाएंगे तो मेरा पूरा डिस्क बन जाएगा। तो इसका हाँ। मतलब क्या हुआ कि सिमेट्री यही हुआ कि सेम एक क्वांटिटी लोगे, एक सेम क्वांटिटी, यहाँ पे सेम क्वांटिटी क्या लिए थे, एक क्वांटिटी ये लिए थे, इसी को जी। मान लेते हैं m नंबर ऑफ टाइम्स जोड़ेंगे तो ये मेरा डिस्क बन जाए, ये कटिंग बन जाएगा, इसी को जी। n नंबर ऑफ टाइम्स जोड़ेंगे तो ये मेरा पूरा डिस्क बन जाएगा। सिमेट्री हाँ। का मतलब ये हुआ। अब अगर मान लेते इसको m नंबर ऑफ टाइम्स जोड़े, ये मेरा बन गया, ठीक है,
और बाकी कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो हम उसको जोड़े तो ये बन पाएगा पूरा, तो इसका मतलब सिमेट्रिकल नहीं कटा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर इसको डिस्क को हम ऐसे काट दें, ये वाला एरिया ले लें, जी तो कोई भी क्वांटिटी ले लो, इसमें कोई भी स्मॉलर क्वांटिटी ले लो, एक एरिया का क्वांटिटी ले लो डी ए, ठीक है, उसको तुम जोड़ते जाओगे, सेम डीओ को जोड़ोगे तो ये बनेगा ही नहीं, और ये पूरा डिस्क तो खैर दूर की बात है, ठीक है, जी क्योंकि ये सिमेट्रिकल कटिंग नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं है? हम्म तो यहाँ पे जी सिमेट्री जी का मतलब ये हुआ। तो अब क्या है कि अब हम बोल देते हैं कि दो तरीका है, एक है कि एक डीए एरिया हम लिए, ठीक है, उसको m टाइम्स हम जोड़े तो हमको क्या आ जी गया, ये a1 आ गया, इसको हम a1 मान लेते हैं, टोटल a1 आ गया, ठीक है, हाँ और हाँ ये m नंबर ऑफ टाइम्स, और अगर इसी डीए एरिया को हम n नंबर n ऑफ नंबर टाइम्स ऑफ जोड़े टाइम्स तो ये a आ गया, a तो कितना है, A2 पूरा है, पूरा एरिया। ठीक है। अब देखो, अब क्या कहता है कि मेरा जो इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्चुअली क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे छोटे से सिमेट्रिकल इसका। तो अगर इस डीए का, अगर डिस्क के केस में ये डिस्क है ये, जी और ये जो है मेरा कटिंग है, सेक्शन है, ठीक है। तो अगर डिस्क के केस में हम इस डीए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम अब डिस्क का बात करते हैं, ठीक है, बात समझे, ये डिस्क हो गया, तो समझ रहे हो ना। तो इसका अगर जी डीए जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई डी आई ले लिए, ठीक है, तो इसी डी आई को हम जोड़ते जाएंगे तो फाइनली पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड आ जाएगा, और ये डी आई कितनी बार जुड़ेगा तो पूरे डिस्क बन जाएगा, मतलब ये डीए जो है कितनी बार जोड़ोगे इस डीए को तो पूरा डिस्क बन जाएगा n टाइम्स। n टाइम्स तो इस तो ये जो डी आई है कितना बार जुड़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई n इक्वल्स टू टाइम्स समेशन ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, हाँ ठीक है। तो जी आई डिस्क का क्या होगा, n n टाइम्स टाइम्स डी डी आई, या डी इसको आई डेल्टा आई इसको बोल देते हैं इजी के लिए, डी जी आई बहुत छोटा, ये डेल्टा आई हो गया, ठीक है। हाँ तो ये ठीक है, तो n टाइम्स डेल्टा आई, ठीक है, या डी आई जो भी कह लो। बात समझ में आया कि नहीं आया, जी 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 ठीक है। अब डेल्टा आई जो होगा यहाँ पे, ठीक है, अब इसका लेते हैं, इस सेक्शन का, सेक्शन में क्या है तुम्हारा, इसका सेक्शन आई ऑफ सेक्शन जो होगा वो क्या होगा, m टाइम्स इस डीए का जोड़ोगे। अब मान लेते हैं कि इस छोटे से सेक्शन का ये डीए का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डेल्टा आई है डेल्टा आई डैश है, देखो हाँ चूंकि हाँ मास अलग अलग है मास अलग अलग है ना, इसमें सिर्फ इतने का ही मास m है, इसमें टोटल का मास m हाँ है, तो जी एरिया वाइज ये डीए सेम है, हाँ सेक्शन में भी और डिस्क में भी, लेकिन अगर इस डीए का मास हम देखेंगे तो इस सेक्शन में इसका मास अलग है, इस डिस्क में इसका जी मास अलग है। तो हाँ तो डिस्क में इस ये जो एरिया, सेम एरिया जो होगा, ये डिस्क में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, आई डैश कंट्रीब्यूट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी ठीक है। और m टाइम्स करेंगे, क्योंकि ये अगर ये m टाइम जोड़ेंगे इस छोटे से सेक्शन को तो ये मेरा डिस्क बन जाएगा। बात समझ में आया। तो जी तो आई सेक्शन का कितना हो गया, m टाइम्स इतना हो गया। अब देखो, जी अब देखो ये जो है तो ये टोटल जो होगा ये एक्चुअली में सेक्शन का m टाइम्स इतना हो गया। अब ये जो i है, i डैश है, ठीक है, किसी भी सेक्शन का i जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मास होता है। जी मतलब तुम उसको ये कह सकते हो कि अगर जितना मास हाँ उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस सेक्शन का अगर हम इस छोटे से एरिया का अगर हम मास निकालना होता तो मास पर जी यूनिट एरिया एप्सिलॉन इनटू डीए कर देते, जी यही होता ना। तो डेल्टा आई डैश जो होगा, ये डेल्टा आई डैश जो होगा जी ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास होता है, और डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल टू मतलब फॉर्मूला क्या होता है, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जी जी तो मोमेंट डायरेक्टली ऑफ एमआरएच का प्रोपोर्शनल होता है ना। टू, हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, और इसका मास क्या है,
सिग्मा डी ए, सिग्मा डैश डी ए, छोटा वाले का। जी। छोटा वाले का। तो इसको तुम लिख सकते हो हाँ। के टाइम्स सिग्मा डैश डी ए। जी। और इसमें क्या होगा, इसका अगर डेल्टा आई इसका लिखें तो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा डी ए सिग्मा डी ए। इक्वल्स टू के। अब देखो ये कौन सिग्मा, ये के टाइम सिग्मा डी, ये के सेम होगा, क्यों? क्योंकि मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी जो इसका एरिया है वो सेम है। जी। अगर हम डिस्क का ले रहे हैं पूरे का, तो ये वही एरिया है, सिर्फ मास चेंज हो गया, ठीक है? हाँ भाई, आर ऊपर से आर भी सेम ही है ना, तो आर हाँ, स्क्वायर ही मास रहता। चेंज। और अगर हम हाँ। सेक्शन ले रहे हैं तो फिर ये भी वही एरिया है, सिर्फ मास चेंज हो गया। तो जी मास जी। सिर्फ चेंज करेगा, तो मास चेंज हुआ तो इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ चेंज हो। बाकी सब जो अगर इसका हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाएंगे तो मेरा एक हम्म। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेम रहेगा, सिर्फ मास वाला कांस्टेंट चेंज करेगा दोनों में। जी। बात समझे कि नहीं समझे? तो अब हम्म। अगर हम ये करते हैं कि अगर आई डिस्क अपॉन आई सेक्शन का हम निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एन डेल्टा आई अपॉन एम डेल्टा आई, ठीक है? ये एन क्या है, हम्म। एन के सिग्मा डी ए अपॉन जी। एम के सिग्मा डैश डी ए, ठीक है? जी। अब देखो डी ए कट गया, के कट गया, एन बाई एम सिग्मा अपॉन सिग्मा सिग्मा डैश। बस। अब जी। अब सिग्मा क्या है तुम्हारा, मास पर यूनिट एरिया है। बड़े वाले का क्या था, एन बाई एम, मास कितना था एम, एम पर यूनिट एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। जी। और छोटे वाले का कितना है, तो मास। तो इसको अगर, तो इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो, मास पर यूनिट एरिया, तो एन बाई जी। एम मास अपॉन टोटल एरिया। जी। टोटल ही एरिया है ना, तो टोटल एरिया एन डी ए हम लिख सकते हैं, हाँ। ठीक है? और सिग्मा डैश क्या होगा, इसका भी मास इतना ही है, मास। और हाँ, इसका एरिया कैपिटल कितना है, एम एम डी ए। डी ए। जी। एम कट गया, जी। ये कट गया, एन गया। एन गया, जी। डी ए गया, डी डी। तो आई डिस्क बाई आई एफ दिस। आई सेक्शन कितना हुआ, आई सेक्शन 1। इक्वल्स टू 1। तो आई डिस्क आई सेक्शन जी। इक्वल हुआ। हाँ। ये हम क्या किए, एकदम एकदम ग्रैन्युलर लेवल पे हम तोड़े इसको, ठीक है? जी। और बस इसमें यही था कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ना, डेल्टा आई जो होगा इसका, जी। वो जो भी होगा वो तुम्हारा मास पे सिर्फ चेंज करेगा। अगर हम सेम इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क में निकाले तो, और इस सेक्शन में निकाले तो, ठीक है, जी। सिर्फ मास पे चेंज करेगा, बाकी इसका सारा कांस्टेंट जो आएगा ना, मतलब रेडियस और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सब सेम हो जाएगा, सिर्फ मास चेंज हो जी। जाएगा। बात समझ में आया ना? ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या था, सिंपल, कि हम बोल देते हैं कि भाई ये जो है ना, मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, इसका टोटल मास m है, और जी। और इस पूरे डिस्क का ही मास m है, ठीक है? हाँ। तो हम बोलते हैं कि मान लेते हैं कि ये k टाइम्स ये वाला जो है, जी। ये एरिया जो है k टाइम्स को जोड़ेंगे इस एरिया को, तो मेरा डिस्क बन जाएगा। जी। अब जरूरी नहीं कि k इंटीजर हो सकता है, अगर ये पोर्शन जो है, कुछ भी हो हम सकता है, हम फ्रैक्शन अगर हो सकता है। हम जी। पोर्शन कुछ ऐसा ले लिए, ये मेरा पोर्शन है, ये है, जी। तो ये मेरा, इसको हम k टाइम्स जोड़ेंगे तो मेरा पूरा डिस्क बन जाएगा, लेकिन k यहाँ पे इंटीजर जरूरी नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? k कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि, तो इसमें मान लेते हैं हम कि क्या हुआ कि ये जी। डिस्क है, ठीक है, ये m है, ठीक है, छोटा एरिया है, इसको k टाइम्स जोड़े तो टोटल एरिया जो आएगा वो k टाइम्स a डैश का एरिया आएगा, ये सेक्शन का या इस सेक्शन का, जी। ठीक है? अब क्या है कि अगर इसी सेक्शन को हम बोले कि इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेक्शन है, ठीक है, जी। हम डिस्क में बात करेंगे, ठीक ठीक है। अगर हम डिस्क पूरे मास का, हम m मास का हम डिस्क लिए,
ठीक है। हम्म, तो डिस्क में हम बोले कि इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क में, जी, नॉट अलग सेक्शन में, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हाँ, ठीक है। जी, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम k टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आ जाएगा, जी, ठीक है। और जब हम डिस्क से बाहर जाते हैं, सिर्फ हम इस पोर्शन को लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इस पोर्शन को लेते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई एम, आई, सेक्शन डैश, इसमें क्योंकि जी, इसका मास अलग है, डिस्क में इसका मास कुछ और है, हाँ, यहाँ पे इसका मास जी, कुछ जी, अलग है, ठीक है। हम्म, तो अब देखो, डिस्क में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, ये हम्म, तुम्हारा कितना होगा, आई सेक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कह सकते हो कि ये जो एरिया है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दिस सेक्शन। बात समझ में आया? हाँ, समझ गए, समझ गए। क्या समझे? मास के प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि जो है ना, ये रेडियस तो कांस्टेंट ही है ऐसे भी। ठीक है। तो अब हम ये बोलते हैं कि ये आई सेक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, जो भी मास है इसका, ठीक है। जी, तो इसमें जो है इसका मास क्या होगा, डिस्क में इसका मास जो होगा वो, अगर पूरे डिस्क का मास m है और k टाइम्स इसको करते हैं तो डिस्क में इसका मास m/k होगा। जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम k टाइम्स इस वाले सेक्शन को हम पोर्शन को जोड़ेंगे तो मास डिस्क एम बन बन रहा जाएगा। है। तो जी, इस पोर्शन का मास कितना होगा, m/k। एम बाई के। आई ऑफ सेक्शन क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/k। जी, और ये आई ऑफ सेक्शन यहां पर का क्या होगा, ये जिस डिस्क का एम, पार्ट होगा, ये जिस डिस्क का पार्ट होगा, ठीक है, जी, उसमें उसका टोटल मास तो कुछ और होगा, हाँ, और इसका अपना ही मास m है। तो आई जी, डैश सेक्शन जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ, m। जी, बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो हाँ, इसको तुम लिख सकते हो कि आई डैश इससे हम्म, सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आई डैश सेक्शन बाय आई ऑफ सेक्शन इक्वल्स टू, तुम लिख सकते हो 1/k, m/k, 1/k ना। m/k इक्वल्स टू k। अच्छा, अच्छा, हाँ, आई डैश सेक्शन, हाँ, तो जी, तो तुम आई ऑफ सेक्शन इंटू k को आई डैश से रिप्लेस कर सकते हो, आई ऑफ जी, सेक्शन इंटू k को आई डैश सेक्शन से रिप्लेस कर दिए, जो कि आई ऑफ डिस्क आ गया। हाँ, बात समझ में आया? जी, 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 ये कल समझ में आया था। हाँ, उससे भी ज्यादा इजी वाला था जो हम वो वाला बोले थे कि आई ऑफ डिस्क नॉर्मल पूरा डिस्क का निकाल दिए, जो आएगा हाफ एम आर स्क्वायर, हाँ और उसका फिर सेक्शन का निकाल लिए। सेक्शन का मास है कैपिटल एम है ना, तो मान लीजिए उस सेक्शन को एन टाइम्स जोड़े तो एक कंप्लीट डिस्क बनेगा। हम्म तो उसका होगा कि हाफ इंटू एन एम इंटू का आर का स्क्वायर। हाँ। तो आई ऑफ डिस्क अगर हम यहाँ पे इसमें जो डेफिनेशन दिया हुआ है इसको ऐसे ही दिया हुआ है, हाफ अगर उसका एन एम है तो एन टाइम्स अगर जोड़ेंगे तो एन एम आर स्क्वायर, जी, ये है ना। डिस्क का होगा, तो जी, आई ऑफ सेक्शन जो होगा, ये और भी इजी एक तरह से कह लो है। तो आई क्या ऑफ डिस्क बाई एन, ये तुमको आई ऑफ डिस्क जो हो गया वो क्या हो गया, आई ऑफ, डिस्क बाई एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ टाइम्स जोड़ेंगे उस सेक्शन को तो हाँ डिस्क हाँ बन जा रहा है हाँ। तो आई ऑफ सेक्शन जो होगा आई ऑफ डिस्क बाई एन, बाई एन, जो कि क्योंकि हाफ एम आर तो स्क्वायर हो जा रहा क्योंकि आई ऑफ डिस्क जो है वो यही है ना, आई ऑफ डिस्क इक्वल्स टू एन टाइम्स आई ऑफ सेक्शन, है। जी, ठीक है। तो आई ऑफ सेक्शन तुम्हारा ये हो गया इतना इक्वल्स टू 1/mr²। तो ये जो है ना, ये एक नए डिस्क की हमेशा बात किया है जिसका एक जी, पोर्शन मास m है, टोटल का जो मास हाँ, है इसका nm है। जी, बात समझे ना? ये हाँ, एक वही डिस्क वही है वही, जी, जिसका वही समझ टोटल मास nm हाँ, है और छोटे से मास का जी, मास m है इस सेक्शन का। तो जी, इस डिस्क का बात कर रहा है कि आई ऑफ डिस्क जो है वो क्या होगा, n टाइम्स आई ऑफ हाफ एन एम सेक्शन, आर, ठीक होगा। जी, जी, और ये आई ऑफ डिस्क हमको पता है हाफ, इसका अगर n टाइम्स आई ऑफ सेक्शन है तो टोटल मास इतना इंटू
आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। जो कि एन टाइम्स आई ऑफ सेक्शन है। तो एन एन हाँ, कट तो इससे जाएगा, आई तो ऑफ आई ऑफ सेक्शन। सेक्शन जो हो गया वो ये हो गया। ये और भी इजी है एक तरह से, ठीक है। जी अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये कल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था, वो बहुत ग्रैनुलर वाला लिए थे ना, तो उसमें कंफ्यूजिंग हो गया था, इसलिए हम सोचे एक बार क्लियर कर देते जी हैं, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी ये बहुत ईजी है। क्या कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा जी। क्या है कि जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में नॉर्मल वेलोसिटी है जो एक वेक्टर हम्म। क्वांटिटी है, वो रोटेशनल मोशन में एक एंगुलर वेलोसिटी है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको, जी इसका ऐसा यूनिट जो होता है ये होता है, मतलब सॉरी, इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, और ऐसा यूनिट जो होता है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल वेलोसिटी जो होता है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, उसका मतलब होता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब कितना ट्रेवल किए हो, डिस्प्लेस किए हो एक जी यूनिट टाइम में, वो v बताता है, ठीक है। यस एंगुलर वेलोसिटी जो जी बताता है वो क्योंकि ये रोटेशनल से रिलेटेड है, तो कितना रोटेट किए हो, डी थीटा पर यूनिट टाइम। जी बात समझे, जी जी। ठीक है। तो अब क्या है कि अब देखो एंगुलर वेलोसिटी, ये सब अपना बेसिक है। तो अब तीन तरह का एंगुलर वेलोसिटी हम लोग देखेंगे। एक पार्टिकल का जो मोशन में है एक फिक्स पॉइंट से। दूसरा देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी एक रिजिड बॉडी का जो सिर्फ प्योरली रोटेशनल मोशन में है, और एक एंगुलर वेलोसिटी रिजिड बॉडी का जो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों में है, ठीक है। हम्म। पहले हम तीन पढ़े थे ना कि तीन तरह का मोशन हो सकता है। जी एक हाँ, तीनों पार्टिकल, मोशन हम लोग एंगुलर एक वेलोसिटी देख रहे पार्टिकल का, दूसरा रिजिड बॉडी का, हैं। जी पढ़े थे। रिजिड बॉडी का रोटेशनल हो सकता है, या फिर रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल हो सकता है। पार्टिकल का क्या पढ़े जी। थे, सिर्फ ट्रांसलेशनल हो सकता है, ठीक है। हम्म। इसको याद रखना। तो पार्टिकल के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल हो सकता था, तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ mv²। इसके पास क्या होगा, जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, हम्म। जो कि मेरे ख्याल से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से आई होता है। ओमेगा स्क्वायर। और इसके पास जो जी होगा दोनों होगा, हाफ mv² ट्रांसलेशनल एमवी प्लस स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। आई ओमेगा स्क्वायर। अभी हम क्या पढ़े थे, पार्टिकल के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल हो सकता है, पहले पढ़े थे। हम्म। इसका पहला लाइन पढ़ो, जी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एंगुलर वेलोसिटी कहां से आ गया पार्टिकल के पास, कोई भी रिजिड बॉडी का एक छोटा सा पार्टिकल का हम लोग निकाल रहे हैं, उसका मतलब नहीं। तू कितना एंगल कवर कर रहा हो उस टाइम पे, वो कहना चाह रहा हो। लेकिन अभी जो हम पढ़े थे, अभी शुरू में जो हम पढ़े थे, हम्म। सबसे पहला डेफिनेशन यही था। तो सर्कुलर मोशन, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, सबसे पहला उसमें से कहीं आया। डेफिनेशन यही था। ये देखो, अब जी पार्टिकल क्यों, हैज ओनली पार्टिकल ट्रांसलेशनल सिर्फ। मोशन, इवन इफ अ जी पार्टिकल इज, समझ रहे हो ना, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। हम्म। दूसरा लाइन क्या कर रहा है, इवन इफ अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल इट हैज ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। अगर जी पार्टिकल जी सर्कल में रोटेट भी कर रहा है ना, तो भी उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल ही मोशन है, और उसका एनर्जी हाफ mv² ही होगा। तो फिर एंगुलर जी वेलोसिटी की बात कहां से आ गई। एंगुलर वेलोसिटी की बात ये आई कि पहले जी बताते हैं पार्टिकल जो होता है। अभी हाँ अगर मान लेते हैं, पहला पहला चीज अभी ये देखेंगे, ये वाला फर्स्ट पार्टिकल, वाला। जी जी के पास एंगुलर वेलोसिटी कैसे है। तो कोई पार्टिकल है, ठीक है, मान लेते हैं ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इस पार्टिकल के पास है सिर्फ ट्रांसलेशनल ही मोशन, ठीक है। ये पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे एक ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। जी वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसको ये दिख रहा है कि ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है। बात समझ, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिए, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसको इस पार्टिकल का जी पाथ दिख रहा है रोटेट करता हुआ, लेकिन ये पार्टिकल किसी भी मोमेंट पे सिर्फ ट्रांसलेशनल है। क्यों ट्रांसलेशन ट्रांसलेशनल, परफॉर्म कर रहा है। रोटेशनल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कब करता है, जब वो ऑब्जेक्ट है
उसके उसके अंदर कोई एक्सिस होता है, ठीक है, वो उस हम्म एक्सिस पे रोटेट, जैसे बॉल को अगर तुम बॉल के अंदर छेद कर दिए अगर बिल्कुल सेंटर से और उसको रोटेट किए, तो वो बॉल जी रोटेट किया उस एक्सिस से, ठीक है। हाँ बॉल रोटेट क्यों कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ डायमेंशन है, डायमेंशन है इसलिए उसके अंदर हम्म छेद कर सके और उसको रोटेट कर सके। पार्टिकल के पास तो जी डायमेंशन है ही नहीं ना। तो अगर ये बॉल है तो बॉल रोटेट कर सकता है अपने जगह पे, ठीक है। हम्म पार्टिकल के पास तो डायमेंशन ही नहीं है, तो ये रोटेट कहाँ से करेगा? ये बात समझे कि नहीं समझे? जी कोई पार्टिकल है, पार्टिकल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, उसके पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डायमेंशन होता है। डायमेंशंस तो जी जब जी डायमेंशन नहीं होगा तो वो रोटेट कहाँ से करेगा? तो इसलिए उसके पास रोटेशनल मोशन हाँ नहीं होता, तो मतलब वो किधर भी मूव करेगा वो उसके पास ट्रांसलेशनल ही मोशन है। रोटेशनल के लिए उसको हाँ कोई एक्सिस चाहिए जिसके अक्रॉस उसका कह लो ना कि उसका दो पॉइंट या दो मतलब कोई भी दो पॉइंट उस पार्टिकल पे लोगे, वो दोनों पॉइंट हम्म कुछ एंगल रोटेट किया है, लेकिन उस पार्टिकल पे दो पॉइंट लोगे कहाँ से जब उसके पास डायमेंशन ही नहीं है? जी वो एक ही पॉइंट पे है एक पॉइंट ही है वो। तो इसलिए पार्टिकल जी हमेशा रोटेशनल मोशन कभी नहीं करता, पार्टिकल के पास हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन होता है। लेकिन जब वो जी ट्रांसलेशनल मोशन करता है, ठीक है, तो हम्म उस दौरान उसका जो पाथ होगा वो एक जी रोटेशनल पाथ को फॉलो कर सकता है, जिसकी वजह से अगर हम्म कोई ऑब्जर्वर है, किसी मान लो अगर ये पार्टिकल है, ये इस सर्कल में घूम रहा है, तो यहाँ पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये पार्टिकल के पास एक एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि जी ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो चूंकि ये पार्टिकल अगर यहाँ से हम देखेंगे तो पार्टिकल अभी यहाँ पे है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे है, तो ये पार्टिकल कुछ डेल्टा थीटा ट्रेवर्स किया, ठीक है। तो चूंकि ये डेल्टा थीटा ट्रेवर्स किया, तो इसके पास जब तक एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा ये डेल्टा थीटा कहाँ से ट्रेवर्स करेगा? तो यहाँ पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को दिखेगा कि इस पार्टिकल के पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, जिसकी वजह से ये एक रोटेशनल पाथ को फॉलो कर रहा है। इस पार्टिकल के पास अपना रोटेशनल मोशन नहीं है, इसका पाथ जो है ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से वो एक सर्कल बन रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि ये रोटेट कर रहा है। ये क्लैरिफाई हुआ? जी जी मतलब क्लियरली बताओ या कुछ कंफ्यूजन है इसमें? नहीं समझ में आ गया क्योंकि वो एक द ऑब्जर्वर के हिसाब के वजह से ही वो एक हम लोग को लग रहा है कि सर्कुलर ये है रोटेशनल अब हम सिंपल पार्ट सी है बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, जी तो पहले ऑब्जर्वर को यहाँ पे दिखा था पार्टिकल आर वेक्टर जो था ये ऐसा था, जी अब यहाँ से यहाँ चला गया आर डैश वेक्टर। तो इस ऑब्जर्वर भले ये पार्टिकल जो है या ये ऑब्जेक्ट ही ले लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भले ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, लेकिन ये थीटा इस ऑब्जर्वर की वजह से थीटा ट्रेवर्स कर गया, जी तो इस ऑब्जेक्ट के पास रोटेशनल मोशन भी आ गया। हाँ बात समझे ना? वो जी एक्सिस पे डिपेंड करता है ना कि रोटेशनल मोशन, ये अगर ऑब्जेक्ट अपने आप में अगर सेंटर ऐसे होता है, यहाँ पे इसका एक्सिस होता है यहीं पे, और इस ये नाच रहा होता सिर्फ, तो एक्चुअल में जी ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल में ये रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे भी हम बैठे हुए हैं तो ये पार्टिकल जो है, ये ऑब्जेक्ट जो पूरा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसके पास तुम देखोगे तो इसके पास क्या है, इसके पास ऐसे तो अगर देखो कायदे से तो ट्रांसलेशनल मोशन है, लेकिन इसके रेफरेंस में देखेंगे तो रोटेशनल मोशन भी है, तो रोटेशन भी जी बात समझते? ये रेफरेंस की बात है, ठीक है। तो अब जी हम लोग देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी किसी पार्टिकल का मोशन में फिक्स पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो इसका सेंटर है, ये पहले पी पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, ये आर वेक्टर था, और ये पार्टिकल थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चला आया, ठीक है, इसका वेलोसिटी पार्टिकल का इधर था, बात समझ में आया? जी इस पार्टिकल का वेलोसिटी जो था इधर था v वेलोसिटी से, तो ये r डैश वेक्टर हो गया, ये नया पोजीशन है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये d थीटा उतने देर में ट्रेवल किया। तो अब देखो इस पार्टिकल का, ठीक है, इस पार्टिकल का तुम देखोगे तो इस पार्टिकल का दो ये जो कंपोनेंट है, ये मान लेते हैं कि थीटा एंगल, ठीक है, बात समझे? तो
इस पार्टिकल के पास अब दो वेलोसिटी है, इसके रिस्पेक्ट में दो वेलोसिटी है। एक है परपेंडिक v, इसको कहते हैं साइन थीटा। एक सेकेंड, v परपेंडिकुलर, जो कि आ जाएगा v वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। v वेक्टर का मॉड्यूलस साइन थीटा, क्योंकि डायरेक्शन तो दे ही दी है। और एक जो होगा वो जी। इस डायरेक्शन में होगा हाँ। v पैरेलल, जो कि होगा v वेक्टर का मॉड्यूलस cos थीटा। डायरेक्शन हमको cos थीटा। दिया हुआ है, या इसको तुम ऐसे कर सकते हो v वेक्टर cos थीटा विद डायरेक्शन। तो ये अपने आप v जी। साइन थीटा, v वेक्टर साइन थीटा, ये अपने आप डायरेक्शन तुमको बता देगा। इसका जो भी वैल्यू आएगा ना वो डायरेक्शन तुमको बता देगा, ठीक है। जी। बात समझ में आया? मतलब इसका डायरेक्शन बेसिकली इधर है, तो इसको तुम सॉरी, इसको अगर डायरेक्शन में लिखना होगा ना तुमको, तो डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे? इसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे लिखोगे इसका डायरेक्शन? डायरेक्शन तो हम लोग शो ही कर दिए। ठीक है, डायरेक्ट मतलब वो मैथमेटिकल फॉर्मूला में अभी नहीं जाते हैं, बट मैग्नीट्यूड इतना होगा और डायरेक्शन ये जी। होगा। इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा और डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। जी। अभी डायरेक्शन हम इसमें नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि अगर तुम देखोगे तो ये जो v पैरेलल है, v पैरेलल, ये एक्चुअली में क्या बताता है? वेलोसिटी बता रहा है ट्रांसलेशन मोशन के साइड, कितना कितने स्पीड से जो है ना इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। एग्जैक्टली ये बता रहा है कि v पैरेलल बता रहा है, ठीक है, कि इस पार्टिकल का जो ये है पोजीशन वेक्टर है r, जी। उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, किस किस रेट से चेंज हो रहा है। मतलब जी। क्योंकि अगर सिर्फ ये v पैरेलल होता, ये नहीं होता, ठीक है, v परपेंडिकुलर जीरो होता, तो ये क्या होता? रोटेशन नहीं कर रहा होता, सिर्फ हाँ, ट्रांसलेशन करता होता। होता। समझ रहे हो? हाँ, तब सिर्फ डायरेक्शन सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर ये नहीं होता, ये होता, तो क्या होता? मैग्नीट्यूड कुछ नहीं चेंज होता। अगर ये यहाँ से यहाँ सिर्फ पे आ डायरेक्शन जाता, चेंज होता। तो क्या होता? सिर्फ डेल्टा ही चेंज होता, डायरेक्शन चेंज होता, मैग्नीट्यूड जो होता वो पोजीशन वेक्टर का वो सेम रह जाता। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं कर रहा है, ये वाला मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहा है। तो ये जो v परपेंडिकुलर है, ये बताता है कि v परपेंडिकुलर हो गया v cos थीटा, ठीक है। इसको तुम अगर ये अब देखो v वेक्टर इधर है, इसका डायरेक्शन अगर अब डायरेक्शन की बात कर रहे थे ना, v वेक्टर इधर है, r वेक्टर इधर है, v cos थीटा डायरेक्शन में लिखा हो तो इसको क्या होगा? v वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही होगा ना। इसको क्या लिख सकते हो ऊपर वाले को? v वेक्टर r वेक्टर cos थीटा अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तो है v वेक्टर cos थीटा। यही ना है जी? जी। v पैरेलल, तो v पैरेलल या v परपेंडिकुलर है? पैरेलल, ये पैरेलल है ना जी। बात नहीं समझे? ये पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है ना ये। बात नहीं, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। v पैरेलल डायरेक्शन कैसे लेके मुझे समझ नहीं आया। v पैरेलल क्या है यहाँ पे? v वेक्टर cos थीटा, जी। ठीक है, इतना है, ये तो पता है। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। जी। अब देखो, अच्छा, डायरेक्शन r कैप है तो r कैप होता है r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझ और गए। डायरेक्शन r कैप है, तो ये तुमको r कैप को क्या कर सकते हो तुम? तो r वेक्टर, इसको तुम लिख सकते हो r कैप को r वेक्टर, हाँ मतलब r कैप है, r कैप तुमको अगर निकालना है तो क्या होगा? v वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन, एक सेकेंड, v वेक्टर डॉट r वेक्टर इज इक्वल टू vr cos थीटा। हाँ, v वेक्टर डॉट r वेक्टर इक्वल्स टू v वेक्टर r वेक्टर cos थीटा, ठीक है। तो v का मैग्नीट्यूड cos थीटा। हाँ, तो अगर हम ये हमको क्या आया था? v cos थीटा आया था ना, v cos थीटा जी, r कैप। तो v cos थीटा में अगर हम v
अगर हम r को मल्टीप्लाई कर दिए हम्म। डिवाइडेड बाय r, हम ये लिख सकते हैं ना। जी। अब ये पूरा क्या है एक्चुअली में? v डॉट r वेक्टर। v डॉट r वेक्टर जी। अपॉन r वेक्टर, r कैप। ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है? r कैप। इसका डायरेक्शन है r क्या? तो अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं किए हैं, हम्म। हम सिर्फ इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना। ये एग्जैक्ट में क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एक्चुअली में? स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड से देता है जी। ठीक है। तो हम इसको r कैप, अभी हम डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं, v पैरेलल को हम v वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r लिख सकते हैं ना। r कैप तो अगर v तुमको वेक्टर लिखना है नहीं तो होगा ना तो। एक सेकंड, r कैप तुमको लिखना होगा तो ये तुम लिख दो, बात की चीज है, जी। ठीक है। लेकिन हम छोड़ो ना, अभी डायरेक्शन हमको क्यों दिखाना? डायरेक्शन तो पता ही है कि r के वेक्टर के डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड इतना अब होगा तो ना। हाँ, मैग्नीट्यूड तो वेक्टर नहीं होगा, बस मैग्नीट्यूड अभी हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ। फिर वेक्टर हम v वेक्टर, हाँ ये वेक्टर नहीं है, सॉरी, मैग्नीट्यूड है। v परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड इतना है। अगर वेक्टर करेंगे तो जी। फिर r कैप ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये क्या है जी। एग्जैक्टली? ये कंपोनेंट ऑफ v अलोंग r है। ये v जो है इसका कंपोनेंट है ना r के डायरेक्शन में। जी। v पैरेलल वही है ना। तो ये क्या बताता हाँ, है? v का v cos थीटा r की डायरेक्शन में। हाँ, तो वही तो कंपोनेंट ऑफ वी आर के डायरेक्शन में। तो ये क्या बता रहे हैं जी। कि रेट ऑफ विच मैग्नीट्यूड ऑफ आर चेंजेस, हाँ। मतलब ये बताता है वी पैरेलल रेट ऑफ विच मैग्नीट्यूड ऑफ आर चेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट बाय विच डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ चेंजेस, यही चीज है ना। समझ में आया कि नहीं? समझ गए कि अगर o से कितना डिस्टेंस, कितना स्पीड से चेंज कर रहा है, किस किस स्पीड रेट से। हाँ। ये अगर v वेक्टर है और ये अगर थीटा है, तो इसका v पैरेलल इधर हो गया, v परपेंडिकुलर इधर हो गया। v पैरेलल बताता है कि ये वाला जो इस v का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये बताएगा कि किस स्पीड से, किस रेट से मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर p का वो चेंज हो रहा है o से। जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है। जी। तो रेट बाय विच डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम o चेंजेस, वही है p फ्रॉम o चेंजेस, ठीक है। जी। और v परपेंडिकुलर जो है, v परपेंडिकुलर तुम्हारा जो है वो क्या है? v साइन थीटा। हाँ। तो अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे है, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे आ गया, तो ये मान लेते हैं d थीटा है, तो ये ऐसे v परपेंडिकुलर जो है वो v साइन थीटा इस डायरेक्शन में। जी। बात समझे? इधर v हाँ। वेक्टर है, इधर v पैरेलल है, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का, जी। ठीक है। बात समझे ना? ये हाँ। ये v परपेंडिकुलर की वजह से आया है, हाँ, उसके वजह से है जी। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी v पैरेलल पैरेलल की की वजह वजह से से आया, है। क्योंकि जी। अगर ये इसका यहाँ से यहाँ लेंथ r था, तो यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ r ही है। जी। बात समझे ना? बचा हुआ जो है वो v परपेंडिकुलर की वजह से आया, v पैरेलल की वजह से आया। जी। तो जी। ये डिस्टेंस v पैरेलल चला आया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये v परपेंडिकुलर चला ये गया। परपेंडिकुलर है जी। ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर इसका हम r मान लेते हैं, लेंथ है, तो r d थीटा होगा। हाँ, r डिजिट है। अगर r को मतलब अगर ऐसे लिख रहे हैं तो समझ लो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो r d थीटा, जी। ठीक जी। है, ये हुआ। और ये r d थीटा जो है ये डिस्टेंस ट्रेवर्स हुआ। हाँ। अपॉन कितना टाइम है? dt टाइम में, डी टाइम में। ठीक है। तो तुम्हारा जो है डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी। v परपेंडिकुलर, जी। यही है ना, हाँ। जो कि v साइन थीटा। हाँ, v sin थीटा है। d थीटा बाई dt क्या कहता है? ओमेगा।
ये कहता है कि चेंज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर जी। चेंज इन क्या तो उसको क्या कहते हैं, चेंज इन एंग वो मतलब कितना रोटेट किया है पर यूनिट टाइम, ये बताता है जी। ओमेगा। हाँ ओमेगा आर इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर, जी। यही है ना यहाँ पे। हाँ ओमेगा इंटू, यहाँ पे आर क्या है, ओपी है। जी। ओपी। ओमेगा इंटू ओपी, ये डिस्टेंस है ना, ओमेगा इंटू ओपी इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर। जी तो वी परपेंडिकुलर ओमेगा ओपी हो गया ना ठीक है। और वी परपेंड ये ओमेगा क्या है यहाँ पे, अगर ओमेगा वी निकालोगे, परपेंडिकुलर बाय ओपी। वी परपेंडिकुलर बाई ओपी, मतलब ओपी क्या, जी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी अबाउट पॉइंट ओ एट दिस इंस्टेंट रेट बाई विच आर रोटेट्स। ठीक है। जी। अब तुम इसमें कुछ चीजें देखोगे, ठीक है, बस 5 मिनट और इसमें। अब तुम कुछ देखोगे तो अब क्या है कि देखो, v पैरेलल क्या था, v cos थीटा, जी। और v परपेंडिकुलर क्या था, v sin थीटा। वी साइन थीटा। जी। हाँ, एक बार और बनाते हैं इसको। अगर ये p है, ये r वेक्टर है, ये यहाँ से यहाँ आया, ये r डैश वेक्टर है, ये v वेक्टर है, ठीक है। अगर cos थीटा, ये थीटा क्या था, ये था ये इन दोनों r के वेक्टर और v वी वेक्टर। वेक्टर और आर वेक्टर के बीच, अगर जी, cos उन दोनों के बीच का थीटा एंगल। 90 से ऊपर हो जाएगा, cos थीटा अगर 90 से ऊपर हो जाएगा, ये 90 डिग्री पाई बाई 2, ठीक है। अगर cos थीटा 90 से ऊपर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा तो घटने लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, v जो हैगा इस डायरेक्शन में नहीं होकर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जी। v पैरेलल। हाँ बात समझे कि नहीं समझे। जी तो वही कह रहा है कि अगर थीटा एक्यूट है तो cos थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जी। इसलिए v पैरेलल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। हाँ, ठीक है, डिस्टेंस तो इंक्रीज इसका करेगा मतलब तब। डिस्टेंस जो होगा p पॉइंट का o से इंक्रीज करेगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो cos थीटा निगेटिव होगा, तो इसका मतलब नेगेटिव डिस्टेंस होगा। जो होगा वो कमेगा। और अगर थीटा जी। एग्जैक्टली 90 होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हाँ, डिस्टेंस सेम रहेगा, सिर्फ ये रोटेट करे, मतलब सिर्फ ये रोटेट इसके पास करेगा। ओमेगा रहेगा, ठीक है। जी दूर जाने वाला वेलोसिटी नहीं रहेगा, जो मतलब इसको दूर लेके जा रहा पॉइंट ओ से। बात समझ जी। में आया। तो यही हम्म। यही रीजन है कि जब पार्टिकल रोटेट करता है सर्कल में, सेंटर के अलोंग, मतलब सेंटर के रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट में में। रोटेट करता है तो थीटा 90 होता है। इसलिए डिस्टेंस जी जो होता है पार्टिकल का सेंटर से हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट थीटा इज समटाइम्स एक्यूट एंड समटाइम्स ऑब्ट्यूज। तो कभी थीटा एक्यूट हो सकता है, कभी ऑब्ट्यूज हो सकता है, कभी 90 होगा। 90 होगा तो प्योरली सर्कुलर मोशन में करेगा। और ये थीटा कहाँ से हम देख जी। रहे हैं, जिस पॉइंट सेंटर से से। मान रहे हैं, ठीक है। जी अच्छा, अब एक चीज और है कि v परपेंडिकुलर जो होता है ना, इसका अगर वेक्टर निकालना होगा तो ओमेगा क्रॉस r होता है। इसको ध्यान में रख लो, ठीक है। इसको तुम अगर ये करोगे ना, ओमेगा, अगर तुम इसको ऐसे देखो, ओमेगा क्रॉस r का मतलब क्या हुआ, v परपेंडिकुलर, ओमेगा आर साइन थीटा। ठीक है। नहीं, अगर तुम डायरेक्शन की बात करोगे तो v परपेंडिकुलर तो हम देख चुके हैं ना, ओमेगा r है, ये देखो यहाँ पे ओमेगा r है। जी अब हम जी डायरेक्शन, जी इसको हम डायरेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर दिए, हम इस पे बात करते हैं कि इसको मतलब रोटेशन, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर इसका, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा किधर होगा, ये जो ये है ओमेगा किधर होगा, इधर, जी। ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो ओमेगा किधर हाँ, होगा, पेज के अपवर्ड, पेज के नहीं, पेज के डाउनवर्ड्स, इनवर्ड्स। सॉरी हाँ, पेज के इनवर्ड्स। तो जी ओमेगा का जो डायरेक्शन निकालना होता है, हम लोग क्या करते हैं, आर क्रॉस राइट हैंड का। राइट हैंड थंब रूल। जी, अगर देखो ये मेरा हम वीडियो ऑन है मेरा, वीडियो ऑन है लेकिन दिख नहीं रहा। जैसे ये है, ठीक है। तो हेलो, जी दिख रहा अब। दिख रहा है, हेलो। हाँ। जी जैसे ये है मेरा, तो अगर हाँ ये आर वेक्टर है, ये मान लो ये सेंटर है, ये आर वेक्टर है, हाँ और अगर इधर जा रहा है तो आर वेक्टर की तरफ लो राइट हैंड, और ऐसे घुमा जी दो जिस तरफ जा रहा है। अगर आर वेक्टर इधर और वी अगर इधर है तो इधर घुमा दो, तो जिधर आया, जी अंदर आया ना पेज के,
ठीक है, जी तो ओमेगा अंदर हो गया। अगर ये इस तरफ जा रहा होता तो आर वेक्टर हम ऐसे लेते और ऐसे घुमा देते, तो ये पेज के ऊपर आता। समझ रहे हो? जी तो दोनों तरीका है। तुमको अगर ओमेगा का निकालना है, ठीक है, तो तुम क्या कर दो, आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर की तरफ लो और तुम उसका मतलब राइट हैंड थंब रूल आर वेक्टर और वी वेक्टर पे लगा दो, ठीक है। जी तो जब ओमेगा का, अब देखो, अब इसमें ओमेगा का हमको कहाँ पे आया, इसमें जब हम कर रहे हैं तो अंदर की तरफ आया, ठीक है। हाँ ओमेगा अंदर आ रहा है। अब देखते हैं इससे, देखो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमको पता है कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सही दे रहा है, वी परपेंडिकुलर ओमेगा आर है, ठीक है। इसका हम जी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ओमेगा अगर अंदर है मेरा, ठीक है, तो अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ इस पे, ओमेगा आर पे, ओमेगा और आर पे। पे। तो पहले ओमेगा टर्म है तो क्या होगा, ओमेगा अंदर और आर किस तरफ जी है, आर बाहर है। बाहर की तरफ है, तो ओमेगा आर, ये अगर देखोगे राइट हैंड थंब रूल, तो ओमेगा की तरह अंदर है, ठीक है, जी और आर किस तरफ है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो ओमेगा ओमेगा आर तो ऐसे, तो इस तरफ वी डायरेक्शन हो गया, जी परपेंडिकुलर ओमेगा हाँ आर। ये आर क्या है, आर वेक्टर है ना जी, तो जी ओमेगा इसके अंदर है, ठीक है, और आर इस तरफ है, ठीक है। जी तो ओमेगा अंदर, आर इस तरफ करेंगे, तो ये जो मेरा राइट हैंड दिया वो किधर दिया, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया, के डायरेक्शन। तो यही वी परपेंडिकुलर है, तो यही डायरेक्शन निकालने का है, ठीक है। अब इसमें 1 मिनट और ये है कि राइट हैंड स्क्रू रूल से देता है, जैसे मतलब यहाँ फॉर एग्जांपल जैसे रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ओमेगा परपेंडिकुलर टू पेपर इनवर्ड्स, यहाँ पे वही है, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो परपेंडिकुलर अंदर है। अगर जी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देन अबाउट एनी पॉइंट ओमेगा लाइन जीरो हो लाइन जाएगा। एंगल बिटवीन आर एंड वी जीरो। तो अब देखो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव कर जी। रहा है, कोई भी पॉइंट ले लो इस स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, बात समझ में आया? जी जी आर भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब जो चेंज हो रहा है वो आर भी, अगर कोई भी ये पॉइंट हम ले लिए, तो इस पॉइंट से पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो आर क्या इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर और वी जो आर है क्रॉस या तो जीरो हो जाएगा। 0 डिग्री बना रहा है, या तो तुम्हारा 180 डिग्री बना रहा है। 180 मतलब अगर जी अगर ये पॉइंट है और ये अगर लाइन है, सॉरी रुको इसको ऐसे, जैसे ये लाइन ये पॉइंट है, ठीक है, तो जी ये मान लेते हैं यहाँ पे P पॉइंट है, या तो P इधर जाएगा तो R वेक्टर ऐसे है और V जी। वेक्टर ऐसे है, या P इधर आएगा V वेक्टर ऐसे है। तो इसमें इस केस में क्या होगा, R 0 वेक्टर डिग्री। और V वेक्टर के बीच में 0 डिग्री है। इस केस में जी। क्या होगा, R वेक्टर और V वेक्टर 180 के बीच में डिग्री। 180 डिग्री है, ठीक जी है। तो क्या कह रहा है कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो कोई भी पॉइंट उस लाइन पे जब लोगे तो एंगल जो होगा आर और वी का वो 0 होगा या 180 होगा, जी ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए थे, ओमेगा का जो हम निकाले थे, हाँ वी परपेंडिकुलर क्या होता है, यहाँ पे ओमेगा आर साइन थीटा। ओमेगा वी परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा ओमेगा इंटू ओपी, जी अब अगर ओमेगा निकालना हुआ तो अगर वी परपेंडिकुलर हम प्रूव कर दे कि 0 है तो ओमेगा 0 है। जी अब इस पॉइंट से, ठीक है, ये जो पार्टिकल है v, ठीक है, या तो इधर जा रहा है या तो इधर आ रहा है, तो इसका जो दो कंपोनेंट तोड़ोगे, ठीक है, जी इस आर वेक्टर से, एक आर वेक्टर के पैरेलल में, एक आर वेक्टर के परपेंडिकुलर में, तो पैरेलल जी। में क्या होगा, v पूरा v का v पूरा रह जाएगा, या तो ऐसे रह जाएगा या जी। ऐसे रह जाएगा, और परपेंडिकुलर वाला हाँ। 0 हो जाएगा v परपेंडिकुलर। जी तो अगर v कोई है ही नहीं, परपेंडिकुलर हाँ। 0 है तो v परपेंडिकुलर जी। क्या होता है, ओमेगा ओमेगा आर। ओपी, यहाँ पे अगर ओ जी। ये है तो ओमेगा इंटू ओपी, तो ये अगर 0 है ओपी 0 है नहीं। हाँ तो ओमेगा भी 0 हो गया। तो बात समझ में हाँ। आया? तो इसलिए कह रहा है कि जी। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो कोई ऐसा पॉइंट ले लो जो उस लाइन पे है, जिस लाइन के ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। तो जी उस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लोगे तो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में
ठीक है, ये आर वेक्टर होगा। अगर ये पॉइंट ले लिए, अगर ये पॉइंट ले लिए ओ मतलब सेंटर ऑफ रेफरेंस, और पार्टिकल जी। यहाँ पे है, तो आर वेक्टर ये होगा। तो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में या तो एंगल 0 होगा या 180 होगा। इस वजह से वी परपेंडिकुलर जो होगा वो 0 होगा। वी जी परपेंडिकुलर 0 होगा तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? जी, समझ में आ गया। चलो अब ये बाद में पढ़ाएंगे आज ठीक। रात में, ठीक है। अगला